सर उसमें हाँ, क्यों बोले थे कि जितना बार ट्रायल करेंगे उतना बार परफेक्शन आएगा, क्यों बोल रहे थे वो? जितना ज्यादा ट्रायल करोगे डेटा उतना ना एक्यूरेट होगा। अभी जैसे वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ 10 लोगों पे ट्रायल किया, ठीक है। उसमें से देखा कि हाँ भाई 8 लोग पे ये सक्सेस है, तो क्या वाकई में 80% सक्सेस का चांस होगा उसका? मान लो दूसरा एक कंपनी है जिसने 1 लाख लोगों पर ट्रायल किया, ठीक है। उसमें देखा कि चलो 65,000 लोगों पे ये वैक्सीन काम करता है। देखो, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेरिमेंटल, आउटपुट बेस्ड। समझ में आया बात? तो इसीलिए एन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ट्रायल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी उसका होता है। समझ में अच्छा। आया कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं, देखो, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। देखो, कल हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था इवेंट्स को 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा था बताओ? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। अब इसके बाद देखो, एक्चुअली 4 मेन कैटेगरी होता है। सबसे पहला इसको कहते हैं दैट इज एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, कल मैंने समझाया भी था इसके बारे में, अब पहले लिख लो, ठीक है। रेडी एवरीवन? सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, लिखो। इफ E1, E2, E3, En, if E1, E2, E3, En are a set of events, such that at least one of them occurs, if E1, E2, E3, En are a set of events such that at least one of them occurs, at least one of them occurs when an experiment is carried out, when an experiment is carried out, then the set of events are said to be exhaustive in nature. Then the set of events are said to be exhaustive in nature. देखो, एग्जाम्पल हम डाई का ही लेते हैं। सपोज एक्सपेरिमेंट मेरा है, अ डाई इज थ्रोन, ओके। तो इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस में देखो 1 2 3 4 5 6, देखो यही ना होगा। अब सपोज करो मैंने E1 एक इवेंट डिफाइन किया, दैट द डाई शोज द नंबर 1। E2 एक इवेंट डिफाइन किया, डाई शोज द नंबर 2। E3 एक इवेंट डिफाइन किया, द डाई शोज अ नंबर लेस देन say 5। तो देखो 1 2 3 4। Similarly, E4 is an event that the die shows an odd number, और E5 is the event that the die shows an even number। तो देखो 2 4 6। या E6 एक इवेंट डिफाइन किया, that the die shows a composite number। या E7 एक इवेंट डिफाइन किया, the die shows a odd prime number। देखो ऐसे तुम कितना भी इवेंट्स डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मान लो देखो 2 to the power 6 यानी 64 इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें से। अब एग्जॉस्टिव सेट का मतलब क्या हुआ? देखो, सपोज आई कंसिडर E1, E2, E7 एज अ सेट ऑफ इवेंट्स। मान लो ये एक सेट लिया, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। अब यहां ध्यान से देखो, कोई भी आउटपुट आए डाई के ऊपर, सपोज द डाई शोज द नंबर 1। तो अगर डाई नंबर 1 शो किया तो देखो कौन कौन सा इवेंट्स ऑकर किया, E1, E3, E4। देखो ऑकर किया 3 इवेंट। देखो ये बात है कि कम से कम एक ऑकर कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि सारा ऑकर कर जाए।
लेकिन at least one if it occurs, then only I'll say the events are exhaustive. मान लो the die shows the number 2, तो देखो कौन कौन सा इवेंट्स occur किया, E2, E3, E5 देखो occur किया. अगर डाई नंबर 3 शो किया तो देखो which events are occurring, E3, E4 and E7, करेक्ट. तो कम से कम एक ऑकर कर रहा है. अब यहां इसका स्पेशलिटी क्या है, देखो अगर तुम सभी का यूनियन लेते हो, देखो E7 इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या ये सैंपल स्पेस देता है? पूरा वो सेट ही दे देगा. देखो इनका यूनियन मैंने लिया तो ये ऐसा जाएगा. यस सर. Yes, sir. तो यहां पे जब n इवेंट्स है तो हम क्या कहेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En. Now this will be equal to the sample space. It will satisfy this. ये लिख सकते हैं, तभी ये सेट एग्जॉस्टिव कहलाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 and so on till En. So this will be equal to the number of elements in the sample space. अब इससे डिवाइड कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगा. यही ना क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है. तो व्हाट डू आई गेट, प्रोबेबिलिटी दैट E1 यूनियन E2 union En. देखो probability of occurrence of this is always going to be 1. देखो, can I make this statement? If the set E1, E2, En are exhaustive set, देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, कोई कुछ नहीं बोल रहे हो, पता कैसे चलेगा? अब इसका भी देखो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं. मान लो तुम्हारे क्लास के 4 लोगों को मैंने रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, और इवेंट्स ऐसे डिफाइन किया कि A, B, C, D. A, फर्स्ट पर्सन विंस द रेस, सेकेंड पर्सन विंस द रेस, थर्ड पर्सन विंस द रेस और फोर्थ पर्सन विंस द रेस. तो यहां पे इवेंट्स A, B, C, D एग्जॉस्टिव होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा. यस सर. क्योंकि 4 लोग दौड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा ही होगा, करेक्ट. तो ऐसे तुमको प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझना होगा कि जो इवेंट्स हो रहा है वो एग्जॉस्टिव. फिर से बताइए ना ये वाला. देखो 4 लोगों को मैं रेस में दौड़ा रहा हूं, ठीक है. तो ए बी द इवेंट के पहला आदमी जीतता है, बी बी द इवेंट सेकंड पर्सन विंस, सी बी द इवेंट थर्ड पर्सन विंस and D be the event that fourth person wins, correct? तो अब बताओ, the events A, B, C, D, they will form a exhaustive set, क्योंकि विनर इन्हीं चारों में से ना आएगा, और कम से कम एक आएगा ही आएगा. हाँ या ना? समझ गए. हाँ, ऐसा हो सकता है कि जॉइंटली 2 आदमी फर्स्ट आ जाए, टाई हो सकता है रेस में कि नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो जीतेगा. Did you understand this? ये वाला पार्ट लिख चुके हो? Yes, sir. ओके, मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. अब देखो सेकेंड टाइप आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स. तो ऐसे लिखो कि if E1, E2, E3, En, if E1, E2, E3, En are a set of events, such that occurrence of one of them denies the occurrence of the remaining ones. Then the events are said to be
mutually exclusive. The events are said to be mutually exclusive. देखो एग्जाम्पल के जरिए मैं यहां भी समझा रहा हूं. देखो सपोज मैंने E4 और E5 को, ठीक है, E4 और E5 को एक सेट बनाया. देखो E4 क्या कहता है, नंबर टर्न्ड अप ऑन द डाई इज ऑड. E5 क्या कहता है, नंबर टर्न्ड अप ऑन द डाई इज इवन. अब डाई तो तुमने थ्रो कर दिया, आउटपुट आ चुका है. अब बताओ अगर नंबर डाई अगर इवन नंबर शो किया है तो क्या वो ऑड हो सकता है? नो सर. तो ऑटोमेटिक मीनिंग क्या हुआ कि इफ E5 ऑकर्स E4 कैनॉट ऑकर. अगर नंबर ऑड दिखा दिया डाई तो इवन हो नहीं सकता. करेक्ट. तो एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस को एक्सक्लूड करता है कि नहीं, बताओ. यस सर. तो ये कोई भी कॉमन है देखो दोनों इवेंट्स में. देखो दोनों इवेंट सेट में देखो, इज देयर एनीथिंग कॉमन? नो. और कॉमन को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? इंटरसेक्शन. यस. तो देखो यहाँ पे E4 इंटरसेक्शन E5 दैट गिव्स यू व्हाट, अ नल सेट. null set. Yes. यानी साइमल्टेनियस ऑकरेंस हो सकता है इवेंट्स का? नहीं. अब मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं. सपोज तुम्हारे क्लास में सपोज 15 लोग हैं. करेक्ट. 15 लोगों ने जे मेन का एग्जाम दिया. करेक्ट. रिजल्ट निकल गया. अब मैं इवेंट्स ऐसे डिफाइन कर रहा हूं. देखो E1 इज द इवेंट कि एक स्टूडेंट क्वालिफाई किया. ठीक है. E2 इज द इवेंट कि 2 स्टूडेंट क्वालिफाई किया. मतलब एक क्वालिफाई किया, 2 क्वालिफाई किया. E3 इज द इवेंट दैट 3 क्वालिफाई किया. और ऐसे करके E15 इज द इवेंट दैट 15 पीपल, ऑल 15 क्वालिफाई. बात समझ में आ रहा है? E1 हो गया, एक स्टूडेंट क्वालिफाई किया. E2 2 क्वालिफाई किया. E3 3 क्वालिफाई किया. सिमिलरली E15 इज द इवेंट दैट 15 ऑफ यू क्वालिफाई. एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया. करेक्ट. अब ये बताओ अगर रिजल्ट निकल गया है कि हाँ 10 लोग क्वालिफाई किए हैं, यानी इवेंट E10 ऑकर किया. यस सर. अब 10 लोग अगर क्वालिफाई कर चुके हैं, E10 ऑकर कर चुका है, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि बाकी और कोई इवेंट ऑकर करेगा? नो. या मान लो इवेंट E2 ऑकर किया, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि बाकी E1 E3 से लेकर E15 तक कोई भी ऑकर नहीं करेगा. यस सर. सर तो तो E9 भी तो होगा. 9 तो क्वालिफाई किया ना, 10 किया तो. ये से उससे पहले वाला इवेंट्स हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? देखो सर, मैंने 10 तो ऑलरेडी 10 10 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 10 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड. वो एक इवेंट हुआ. एग्जैक्टली 10 एग्जैक्टली 10 हाँ. चाहिए. ओके. हाँ एग्जैक्टली 10 अगर चाहिए तो E10 नाम दिया मैंने उसको. समझ में आया बात? यस. एग्जैक्टली दिस मेनी स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग. तो बताओ अगर एक इवेंट इनमें से ऑकर किया तो दैट मींस बाकी कोई ऑकर कर रहा है? नो सर. तो ये क्या कहलाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा कि नहीं? एक्सक्लूसिव यहां पे एक्सक्लूड करना, मतलब एक ऑकर किया तो दूसरे के ऑकरेंस को एक्सक्लूड कर देता है. तो दैट इज व्हाई द नेम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक दूसरे को एक्सक्लूड करता है. तो यहां देखो जैसे यहां तुमने देखा इंटरसेक्शन कोई भी 2 इवेंट का क्या होता है? नल सेट होता है. तो बताओ यहां पे भी हम कहेंगे EI intersection EJ. Now this will always be a null set for all I not equal to J. क्या ऐसा कहेंगे? यस सर. तो number of elements in EI intersection EJ and that will be equal to how much? 0. Or can I say that probability of simultaneous occurrence of any 2 events? Now this will be equal to 0 for all I not equal to J. देखो, can I say this? सर तो ये वाला जो एग्जांपल दिए थे इसमें जो E10 था उसका ना म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव था वो सारा ना था. E1 सारा तो हाँ सारा E1 से E15 पूरा लिया सेट. नहीं तो आप यहाँ पर 2 लिए हैं वही बोल रहे हैं.
इंटरसेक्शन कोई भी दो अगर मान लो E10 ऑकर किया है, ठीक है, देखो E10 मींस 10 स्टूडेंट्स हैव एग्जैक्टली क्वालिफाइड, तो E10 का मैं किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लूं, नल आएगा कि नहीं? हाँ नल आएगा। मैंने पूरा सेट ऑफ इवेंट्स का बात किया ना, देखो द सेट ऑफ इवेंट्स। अब जैसे इस सेट में मैंने 2 ही इवेंट लिया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल है, तो कोई भी 2 का नल होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा मतलब मान लीजिए एक का होना और 4 उसमें नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा, तो फिर भी 2 ही लेंगे ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। जैसे तुम इवेंट्स तो बहुत डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अब उस इवेंट में से मैं एक कलेक्शन ले रहा हूं, समझ में आया? जैसे यहां 64 इवेंट है, तो मैंने पूरा 64 लिया क्या? मतलब सर 2 ही मैंने ना कौन सा लिया? इंटरसेक्शन में 2 ही ना लेंगे, बहुत सारे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। 2, 3, 4 जितना भी लोगे सबका ही इंटरसेक्शन नल होगा। तुम अगर ये लिखना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल होगा। देखो ये अगर लिखोगे तो ये भी होल्ड करेगा, ये मत सोच। अगर ये 2 का अगर इंटरसेक्शन नल है तो तुम n का इंटरसेक्शन नल नहीं होगा अगर ये एक ही सेट में है। हाँ सर होगा। फिर तो इसमें कंफ्यूजन क्यों? लिखो जल्दी। ये दोनों टर्म समझ में आया? एग्जॉस्टिव क्या बोलता है बताओ? एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल ऑकर। एक्सक्लूसिव क्या बोलता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव If any one of the events will occur and none of the other events will occur. हाँ, ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम डिनाइज ऑकरेंस ऑफ द रिमेनिंग वंस। अब दोनों को कंबाइन करो तो क्या आता है स्टेटमेंट बताओ? दोनों को कंबाइन करो तो व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट यू गेट? सैंपल स्पेस सर। फिर गलती कर दिया ना। देखो मैं समझा रहा हूं। पहला बोलता है कि कम से कम एक ऑकर करेगा, दूसरा बोलता है एक किया तो बाकी नहीं कर सकता। ओके बस एक ही तो करेगा। अगर हम, हाँ बिल्कुल सही, तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो दैट मींस एग्जैक्टली वन विल ऑकर। यस सर। और ये इसका नाम पड़ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको कहते हैं सर ये म्यूचुअली। एक का क्या? रुको हम तुम्हारे लिए हम एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स पहले लिख लो, हम समझा दे रहे हैं। देखो इफ E1, E2, E3, En, if E1, E2, E3, En form a set of events, such that exactly one of them occurs, when an experiment is carried out, then the set of events are said to be mutually exclusive and exhaustive. The set of events are said to be mutually exclusive and exhaustive. देखो एक्सक्लूसिव होने की वजह से ये रिजल्ट होल्ड करेगा और साथ में एग्जॉस्टिव होने की वजह से देखो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। दिस विल बी इक्वल टू योर सैंपल स्पेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 union E2 union E3 and so on till En. Now this will be equal to 1. तो देखो ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा और ये भी। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट है तो ये तीनों इवेंट होल्ड करेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज रेस में
मैंने 3 लोगों को दौड़ाया, ठीक है, एक है अक्षत, एक है आयुष गुप्ता और एक है मान लो कुमार आयुष और एक है अमोघ अग्रवाल। 4 लोगों को दौड़ाया, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया देयर कैन नॉट बी अ टाई, ओके, देयर कैन नॉट बी अ टाई, यानी कोई ना कोई एक जीतना है, तो देयर हैज टू बी अ क्लियर विनर। तो सपोज ए इज द इवेंट कि अक्षत विंस, बी इज द इवेंट आयुष गुप्ता विंस, सी इज द इवेंट कुमार आयुष विंस एंड डी इज द इवेंट दैट अमोघ विंस। अब एक सिंपल सा बात बताओ, मैंने पहले ही बोल दिया टाई नहीं हो सकता है और 4 ही लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कम से कम एक इनमें से जीतेगा, हाँ या ना? हाँ जीतेगा। यानी ये कौन सा सेट बनाया? ABCD आर फॉर्मिंग एन एग्जॉस्टिव सेट, यस और नो? Yes. राइट। अब बताओ, अगर मान लो रेस के एंड में अक्षत जीत गया, यानी इवेंट ए ऑकर्स, तो अक्षत के जीतने का मतलब यह है कि बाकी तीनों लोग नहीं जीता, हाँ या ना? Yes, sir. एक्सक्लूसिव हो गया। तो अब मीनिंग समझ में आ रहा है? तो ये किसका प्रॉपर्टी है? एक जीता मतलब बाकी नहीं जीता, ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? Exclusive. एक्सक्लूसिव वाला। Exclusive. एक्सक्लूसिव। रिजल्ट क्या आया? एग्जैक्टली एक आदमी जीता। Yes, sir. तो अगर मैं कह देता हूं कि देयर कैन नॉट बी अ टाई और 4 ही लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज गोइंग टू विन, यानी ओनली वन इवेंट इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो सेट ऑफ इवेंट्स हुआ, द सेट ऑफ इवेंट्स A, B, C एंड D, तो दे फॉर्म अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट। और जैसे ही तुमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो यहां से ये आता है, देखो प्रोबेबिलिटी ये वाला A यूनियन B यूनियन C यूनियन D विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1। अब तुम 2-2 करके जितना भी लोगे, A इंटरसेक्शन B 0 होगा, B इंटरसेक्शन C देखो ये भी 0 होगा, 3-3 करके भी लोगे तो वो भी तुम्हारा 0 ही होगा। देखो ऐसे करके जितना भी केसेस आएगा, चारों लोगे तो भी वो 0 होगा। तो देखो ये हम लिख पा रहे हैं, यही दोनों इवेंट्स का प्रॉपर्टी से। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ इज दिस क्लियर? NE1 प्लस NE2 प्लस NE3 करके NEN करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ पे यहाँ यूनियन लेने का भी जरूरत नहीं है। कहाँ पे? इसमें यहाँ पे से ना? हाँ मतलब हाँ सर आप ये लिखवाए थे लिखेंगे ना? वही। हाँ नहीं बिल्कुल। सर, आप जो कार्डिनल नंबर वाला में लिखवाए थे ना यूनियन लेके, तो यहाँ पे डिफरेंटली ऐड करेंगे तब भी ऐसा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, हाँ। क्योंकि ये डिसजॉइंट इवेंट्स है, हाँ हाँ डिसजॉइंट सेट्स है ना। ये देखो डिसजॉइंट सेट्स है ना ये दोनों, यस सर। तो देखो सेम चीज आता है कि नहीं? ठीक है, देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस टिल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट? Yes, sir. Yes, sir. शुड आई रैप दिस वन? Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. देखो एक्चुअली लैंग्वेज से ना तुम लोग को ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का इवेंट है, और उसी बेसिस पे हम लोग फिर आगे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो ये क्लैरिटी एकदम बहुत जरूरी है। अभी जो थ्योरी पढ़ाएंगे और अगले आधे घंटे तक, देयर हैज टू बी वेरी मच क्लैरिटी इन द थिंग्स व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो 10 बार पूछो, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है? अब देखो चौथा टाइप होता है, इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, अब यहां पे भी देखो, मैं इसका एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग, यहां पे मैं E8 एक और इवेंट डिफाइन कर देता हूं कि द डाई शोज अ नंबर लेस देन 3। तो देखो 1 and 2 आ गया। द डाई शोज से अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसमें क्या आएगा? 5, 6 देखो आएगा। अब जरा तुम ही आंसर दो मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज हाउ मच? 1/2। कल ही सिखाया बेसिक चीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज 1/2।
probability of E6 is equal to 1 by 3. E7 is how much? 1 by 3. Probability of E8 is again 1 by 3. Probability of E9 is also 1 by 3. अब देखो ये चारों को देखो एक साथ और ये दोनों को एक साथ देखो. अगर एक डाई हमने थ्रो किया तो डू यू हैव एनी सच इन फैक्ट प्रेफरेंसेस ऑन द डाई कि इवन नंबर आने का संभावना ज्यादा है ऑड से? Does any of the events have preference over the other one? No, sir. No, sir. No, sir. They have equal chance of occurrence? Yes, sir. देखो the events E6, E7, E8, E9 इन सभी का इक्वल चांस है ऑकर करने का. देखो सबका प्रोबेबिलिटी 1 by 3 है. Yes, sir. Yes, sir. मान लो एक कॉइन टॉस किए, ठीक है. अगर एक कॉइन टॉस किए तो हेड, suppose probability of getting head is half, probability of getting tail is also half. Does any of the events have a preference over the other one to occur? No, sir. No, sir. That means the events head and tail they are equally likely. कहेंगे कि नहीं? समझ में आया बात? Yes, sir. तो अब यहां पे लिखो कि if E1, E2, E3, En, if the events E1, E2, E3, En are a set of events, having the same probability of occurrence, then the events are said to be equally likely. That means none of them have a preference over the other one to occur. None of them have a preference over the other one to occur. ठीक है? तो अब मान लो, अब ध्यान से मेरा सवाल सुनना. अगर मान लो मैंने ऐसे कहा कि A, B, C are 3 equally likely events, right? Which form a mutually exclusive and exhaustive set. Then what is the individual probability of occurrence? 1 by 3. Very अच्छा, one- good. 1 by 3 सही तो बोला. सही तो बोला. 1 by 3. Yes. देखो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है. तीन नहीं सुने. क्या Yes. चीज? तीनों ABC मैंने बोला. अरे ये वाला जो तीसरा जो पॉइंट लिखा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव था. हाँ तो साफ साफ लिखा था, तुमने नहीं लिखा. अच्छा सर क्या था एक बार? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट. हाँ वही तो था. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स. अच्छा ठीक. अच्छा सर, कोई ऐसा एग्जांपल देंगे जो कि बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एक ऐसा एग्जांपल जो कि म्यूचुअली बस एग्जॉस्टिव हो? अभी बहुत आएगा, तुम टेंशन मत लो. क्या समझने के लिए कर रहे थे इसीलिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट तो यहीं पे था. देखो E4, E5 अलग अलग हो, मतलब बस एक ऐसा एग्जांपल हो जो बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. पूरा E1 से E9 ले लो तो वो टोटल सेट क्या बनाया? एग्जॉस्टिव. हाँ सर. अच्छा ठीक है, yes, sir. समझ में आया बात? एक जो बस जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो वैसा एग्जांपल जो कि बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी जो दिखाया था E1 से लेकर E15. कौन सा नहीं, लेकिन वो एग्जॉस्टिव भी है. आते हैं उस पे उसके कई एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, लेकिन पहले एटलीस्ट एक और टाइप सिखा देते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे होगा probability of E1 will be equal to probability of E2 will be equal to probability of E3.
दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। देखो ये आएगा कि नहीं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, अब पांचवा टाइप, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां जरा ध्यान से देखना और समझना फिर से। अब मान लो अक्षत को मैंने एक डाई दिया, ठीक है, और अमोघ को मैंने एक कॉइन दिया। ऑल राइट, तो ध्यान से सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ कि अक्षत का डाई का आउटपुट क्या कॉइन के आउटपुट को कोई फर्क, कोई इफेक्ट डालेगा? No, No, sir. sir. इट इज is it in any way related to each other? Nothing. No. So suppose A is the event that the die shows an odd prime number, correct? Let us say A is the event. B is the event that the coin shows a head, right? मैंने ऐसे डिफाइन किया। B is the event that the coin shows a head. तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि what is the probability that the die shows an odd prime number and, बीच में and आ गया, and जैसे ही होता है मतलब simultaneous occurrence इसको कहते हैं। तो and the coin shows a head, तो इसका प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। तो एक बात बताओ, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम क्या लिखेंगे बोलो? 2/6 यानी 1/3 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखोगे? देखो हेड और टेल दो ही ना सैंपल स्पेस में है, यानी कितना है? हाफ। लेकिन मैंने क्या पूछा है, देखो मैंने तो ए एंड बी का ना ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, यस सर। करेक्ट। अब जरा ए एंड बी का कंबाइंड सैंपल स्पेस कल भी मैं लिख के दिखाया था, याद होगा? देखो Yes, हेड टेल का कार्टेशियन प्रोडक्ट डाई का आउटपुट के साथ लेंगे, यस सर। याद होगा? तो क्या लिखते हैं इसमें सैंपल स्पेस बोलो? H1, H2, H3, H5, H6, करेक्ट। T1, T2, T3, T4, T5, T6. देखो इस सैंपल स्पेस में कितना आउटपुट है बच्चे? 12। मेरा फेवरेबल केस कौन कौन सा है? देखो जिसमें कॉइन पे हेड आया है और डाई पे ऑड प्राइम नंबर आया। H3, H5। देखो H3, यह H3. करेक्ट, तो दो केसेस फेवरेबल है। सर Yes. H1, Yes, sir. आउट ऑफ हाउ मच? सर H1, 12. क्या बोल रहे हो अक्षत, बोलो। सर H1 नहीं है, ऑड नंबर बोले तो H1 नहीं होगा। ऑड प्राइम नंबर ना बोला था, तो क्या वन प्राइम है? नहीं ठीक है सर। ऑड प्राइम नंबर बोला था, ऑड नंबर नहीं बोला, ऑड प्राइम नंबर। तो बताओ ए एंड बी में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट्स आया? देखो H3 और H5, देखो ये आया कि नहीं? Yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जरा बताओ कितना लिखेंगे हम लोग? 1/6. 1/6 होगा। इनफैक्ट पहले हम लिख देते हैं, देखो दो केसेस इसको फेवर कर रहा है आउट ऑफ 12 यानी 1/6। अब जरा बताओ क्या ये 1/3 इंटू 1/2 होता है? यस Yes, sir. देखो 1/3 क्या है? Probability of Probability. occurrence. 1/2 क्या है? इवेंट भी देखो, होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में देखो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, देखो द प्रोबेबिलिटीज गेट मल्टीप्लाइड। हाँ या ना? Yes, sir. तो अब मान लो E1, E2, E3, En, n events are there, correct? All of them are independent. All of them are independent. So in that case, what will I say? The probability of simultaneous occurrence of the events will be, in fact, the product of the individual probabilities. Yes or no? देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. इसका कुछ डेफिनेशन लिखा है क्या अभी, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की? नहीं, अब समझा दिया तो लिखो। अब इनफैक्ट चाहो तो लिख लो कि if A and B are a set of events,
if A and B are a set of events, such that occurrence of one of them in no way affects the occurrence of the other one, then the events are said to be independent. ठीक है? समझ में आया बच्चे? ये सर थोड़ा सा नोट करें। Yes, sir. अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मान लो सपोज क्या बोलते हैं कि मैं एक गेम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ठीक है? सपोज गेम ऑफ डाइस ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और मैंने 3 लोगों को विटनेस रखा, सपोज ए बी सी 3 विटनेस को रखा। मान लो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ है से 80%, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ है 60% और इसका मान लो 50%, ठीक है? अब गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मान लो डाइस का, ठीक है? तो मैं तीनों विटनेसेस को एक साथ बुलाऊंगा, ठीक है? और तीनों अगर एक ही स्टेटमेंट देंगे तभी ना हम उसके बाद पे एग्री करेगा। सपोज एक कॉमन आउटपुट है कि हाँ द डाई हैज शोन एन ऑड प्राइम नंबर, करेक्ट? तो तीनों आके अगर एक साथ, तो तीनों एक साथ सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तीनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। Yes, sir. करेक्ट? तो तीनों एक ही स्टेटमेंट देंगे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? देखो 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.8। देखो ये, देखो तीनों विटनेस इंडिपेंडेंट है। देखो ये अगर सच बोलेगा तो कोई जरूरी है कि बाकी दोनों सच बोलेगा? माने इसका स्टेटमेंट क्या इसको डिक्टेट नहीं, ऐसा थोड़ी है। इंडिपेंडेंट विटनेस है, ठीक है? मतलब तीनों में कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है? तीनों अलग अलग आके मुझे स्टेटमेंट देगा, तो तीनों के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तीनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इसका प्रोडक्ट होगा, बिकॉज द विटनेसेस आर इंडिपेंडेंट। समझ में आया बात? हाँ ना, कुछ Yes, तो बोलो। sir. इसको मिटा दें आप। Sir, Yes, बस एक sir. सेकंड। तीनों का क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? किसको? प्रोबेबिलिटी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं सबका तीनों का? कि तीनों सच बोल रहा है। मैंने अगर पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑल 3 ऑफ देम आर स्पीकिंग ट्रूथ, तो क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही ना होगा। डिपेंडेंट इवेंट्स करके भी कुछ होता है क्या? इंडिपेंडेंट ही तो लिखा है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो होता ही है। डिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते हैं? देखो, तुम ऐसे इमेजिन करो कि यहां पे मान लो अक्षत, सुन रहे हो? तुम्हारा ही डाउट है ना? यस। तो अक्षत को मैंने एक डाई दिया, ठीक है? और इसको एक बंदूक दिया। अब डिपेंडेंट कैसे होता है हम एग्जांपल समझा रहे हैं, तुमने पूछा इसलिए बता रहे हैं। अभी वो तो आएंगे ही, लेकिन वो बाद में आएगा। पहले एलिमेंट्री पार्ट तो सीख लें। तो अब अक्षत का तुमने एक डाई थ्रो किया, अगर तुम्हारा डाई पे ऑड प्राइम नंबर आया तब आयुष गुप्ता गोली चलाएगा निशाने पे। अब इसका निशाना 100% लगेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। नहीं। मान लो इसका एक्यूरेसी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 0.6, ठीक है? यस सर। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। तो अब यहां देखो, अगर तुम्हारा डाई पे ऑड प्राइम नंबर आएगा तभी ना ये बंदूक चलाएगा।
हाँ तो 1/3 into 0.6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड किया कि नहीं? अच्छा, हाँ Yes. अब डिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग समझ में आया? हाँ तो यस हाँ सर, तो ठीक। इसमें नहीं इंटू करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे, सही समय आने दो, वो भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। अभी पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको मिटाएं पहले। Yes, हाँ sir. ना कुछ, ये 5 टाइप का इवेंट्स मैंने बताया, ये पहले क्लियर हुआ? एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इस पार्ट में किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। No, No, sir. sir. अब जैसे क्रिकेट में या कोई भी आईपीएल का में बैटिंग होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूज़पेपर पढ़े हो कभी भी, तो उसमें क्या लिखता है? पकड़ाने भाव पर ऐसे लिख, अरे नहीं वो सब बात नहीं कर रहा है। मान ले ऐसे देता है 3:4, ठीक है, 1:2, ऐसा देखा है कि नहीं? ऐसा पढ़ा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं पढ़े हो। एक्चुअली ये होता है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है? तो इंडिया का भाव दे रहा है 3:4, ठीक है? तो मान ले इंडिया भी, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चल रहा है, तो बोलेगा कि इंडिया का भाव है 3:4। तो इसका तुम ऐसे समझो कि मान लो मैंने अक्षत को रेस में दौड़ाया और 10 लोग से मैंने वोटिंग करवाया, ठीक है? नाउ 10 पीपल आर वोटिंग, राइट? आउट ऑफ देम, अब देखो अक्षत वैसे ही दुबला पतला लड़का है, रेस पूरा करेगा भी कि नहीं ये डाउटफुल है। तो नहीं। सपोज 4 लोगों ने बोला कि ये रेस पूरा करेगा, ध्यान से सुनना, 4 लोगों ने बोला कि ही विल कंप्लीट द रेस, लेकिन 6 लोगों ने बोला नहीं ये बीच में बैठ जाएगा, ये रेस पूरा करेगा ही नहीं। यानी 6 लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला। समझ में आ रहा है बात? तो 6 पीपल ये फॉर में बोला और 6 लोग इसके अगेंस्ट में बोला। ऑलराइट, तो अक्षत का भाव हो गया 4:6 यानी 2:3। समझ में आया बात? तो ये ऐसे बोला जाता है। तो ये एक्चुअली बेटिंग के लैंग्वेज में यूज होता है और यहां 2 टर्मिनोलॉजी आता है। पहला होता है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ऑड्स इन फेवर, राइट, ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट ई, तो देखो द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई होता है कि कितना लोग ये बोल रहा है कि इवेंट ऑकर करेगा। तो देखो जैसे 4 लोग बोल रहा है, डिवाइडेड बाय कितना लोग उसके अगेंस्ट में है, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरिंग ई कॉम्प्लीमेंट। अब ये मान लो तुम्हारा a बाय b है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ e विल बी a बाय a प्लस b। देखो ये समझ में आया? पहले बताओ ऑड्स इन फेवर। तो सपोज आई से लाइक दिस कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ हॉर्स विनिंग द रेस इज से 3:4, मैंने ऐसे बोला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हॉर्स विल विन द रेस? 3/7। 3/7. वेरी गुड। तो देखो 3/7 प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ऑड्स इन फेवर दिया तो तुम उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या ऑकरेंस निकाल सकते हो। वैसे ही होता है ऑड्स अगेंस्ट, राइट, एन इवेंट ई। तो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई क्या होता है? तो दैट इज द नंबर ऑफ केसेस विच आर अगेंस्ट द इवेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस विच फेवर द इवेंट। देखो जस्ट ये रेशियो का उल्टा। अब ये मान लो तुम्हारा P/Q है या C/D है, तो हम यहां पे अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E क्या लिखेंगे? D/C प्लस D। देखो लिखेंगे, तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन? No, sir. ये सब यूज होगा क्वेश्चन में, लिख लो।
अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे। तो इफ आई से द प्रोबेबिलिटी, या ऐसे कहेंगे द ऑड्स अगेंस्ट, इसमें C/C+D होना चाहिए ना, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट का प्रोबेबिलिटी। ये देखो यहां है उल्टा, जैसे तुम्हारा वाला ही जो एग्जांपल दिया, तो ऑड्स अगेंस्ट अक्षत हो जाएगा 6:4। हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी इसका 6/10 होगा ना। तो ये बताओ, 6 लोग बोल रहा है तुम रेस पूरा नहीं करेगा, 4 ही लोग बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कंप्लीटिंग द रेस कितना होगा? या कंप्लीटिंग सेटिस्फाई करने हैं probability। ठीक है हाँ, सर। तो देखो E' है ना, हाँ हाँ तो इवेंट ई ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? D। यही इतना ही ना केसेस फेवर कर रहा है इवेंट को, है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस C+D। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ गए। Yes, sir. ओके, should I rub this one? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एक बात बताओ, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में मैं सबसे पहला केस लेके समझा रहा हूं। देखो लैंग्वेज को याद रखो, मैथमेटिकल वर्जन में ट्रांसलेट करने में ये मदद करेगा। अगर ऐसे बोलेगा, देखो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, अगर मैंने ऐसे कहा, ठीक है, तो मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन? इट मींस ए यूनियन बी, यही मीनिंग है इसका, ठीक है। दिस इंप्लाइज दिस, एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स। अब यहां पे देखो, अगर मान लो मैंने 2 इवेंट्स लिया ए और बी, ये वेन डायग्राम से ही समझाते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझोगे। तो देखो ये वाला अगर मान लो इवेंट सेट ए है, ये बी है, तो ये कॉमन क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी होगा। यस सर। तो देखो ये कंप्लीट रीजन क्या सिग्निफाई किया? दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, यही रीजन ना शेडेड रीजन सिग्निफाई करेगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, ये क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। देखो क्या ऐसे कह सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन क्यों? ये वाला रीजन डबल काउंट किया था, तो एक बार सबट्रैक्ट करोगे। अब सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस? दिस इज इक्वल टू, अब हर एक का वैल्यू बताओ, ये क्या हुआ? देखो a and b divided by the sample space. So do I get a statement like this, that probability that a or b, इसको ऐसे भी कहते हैं a or b occurs, that is probability of a plus probability of b minus probability of a and b। देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो ये जनरल स्टेटमेंट है। अब जनरल स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है, अब ये सब भी देखो। अब पहला केस में अगर मैंने ऐसे कहा कि इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, करेक्ट, तो देखो जैसे ये एग्जॉस्टिव सेट बनाता है, तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो देखो ये इक्वेशन देखो कैसे चेंज होता है, ये जरा ध्यान से देखो। क्यों? क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ डिसाइड करना है कि पांचों में से वो कौन सा टाइप है। अब अगर मान लो मैंने ये बोला कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर मैंने ये कहा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नल हो जाएगा। तो देखो दिस इक्वेशन मॉडिफाइड, इट बिकम्स, देखो दिस मच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो खाली ये चेंज हो गया।
देखो समझ में आ रहा है बात कि नहीं? देखो इक्वेशन जनरल यही है, लेकिन इक्वेशन देखो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट। अब अगर मान लो तीसरा मैंने ये कहा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर दोनों है तो अब लेफ्ट साइड भी कितना हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो इक्वेशन ऐसे बन गया। अगर मान लो ये कहा मैंने कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, देखो सिंपली आई विल राइट पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? सर ये समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू पी भी होता है, अभी सिखाया है। यस सर। तो देखो अब ये देखो ये समझ में आ रहा है कि देखो इक्वेशन एक ही है, तो ऐसा मैं अभी 6-7 केस सिखाऊंगा, तो सब में अपने हिसाब से इक्वेशन तुम सेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट, कि नहीं? मैं अप्लाई करके भी दिखा रहा हूं। देखो सर उसमें सेकंड नंबर में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 क्यों नहीं होगा? ए इंटरसेक्शन बी कभी भी 1 होगा। डिसजॉइंट सेट्स है ना। अच्छा नहीं, यूनियन सर वो मैंने खाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिया है ना, सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिया है, एग्जॉस्टिव थोड़ी लिखा है। उसके अगले में लिखा है देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तब ना 1 होगा। मिटाएं इसको। थोड़ा सा सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना होगा बच्चे? पी ए इंटू पी बी होगा फॉर यस सर। तो इसको पी ए इंटू पी बी हमने लिख दिया, तो देखो इक्वेशन ऐसे हो गया। ओके सर, समझ ओके। गया। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं तभी तुम्हारा क्लियर होगा, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं लेने से कंफ्यूजन होगा। सो लेट मी टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। रेडी? सर 2 मिनट। इतना लिखने के लिए 2 मिनट चाहिए? 52 पत्तों की जानकारी है तुम लोग को? यस सर, आप लिखो, मैं काट थ्योरी यस सर। आप लिखवा चुके हैं पहले। लिखवा चुके हैं सर। ठीक है, तो वो याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो सब भी काम आएगा। सर लेफ्ट तरफ मिटा दीजिए, राइट लिख वो दीजिए। सेकंड में 1 क्यों नहीं हुआ, ये समझ नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ। म्यूचुअली सिर्फ एक्सक्लूसिव बोला है मैंने, एग्जॉस्टिव कहां लिखा है वहां पे? अगर एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नल होगा, एग्जॉस्टिव में ना यूनियन 1 होगा। तो क्या एग्जॉस्टिव मैंने कहीं पे मेंशन किया है बच्चे? बोलो यूनियन 1 कब होगा, तुम खुद कंडीशन बताओ। अभी तो सारा डेफिनेशंस लिखवा है, बोलो हाँ सर। कब होगा? हाँ नहीं, यूनियन जितना भी होगा इवेंट्स का, सेट ऑफ इवेंट्स का, तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 कब होता है? सिर्फ एग्जॉस्टिव जब मेंशन करेगा तभी ना। यस सर। और या तो सिचुएशन के हिसाब से तुम समझ रहे हो कि ये एग्जॉस्टिव है। चलो यहां ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, ताकि तुम्हें इसका यूज हम रिलेटिवली क्लियर करके बताएं। पहला सवाल ये लिखो कि इन थ्रोइंग अ डाई, इन थ्रोइंग अ फेयर डाई, इन थ्रोइंग अ फेयर डाई, find the probability, find the probability that the die shows
an odd number, the die shows an odd number or a number less than 4, or a number less than 4. देखो ऐसे ही होगा, एंड और ये सब. तो अब ऐसे केसेस में देखो सैंपल स्पेस हमारा क्या है, देखो ये है, और इवेंट्स को डिफाइन करना मत बोलना यहां पे. देखो लेट अस से A इज द इवेंट दैट डाई शोज ऑड नंबर. ओके, तो ऑड नंबर शो करता है, यानी 1, 3, 5. देखो यही ना होगा. तो लेट अस से A इज दैट इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज हाउ मच, 3/6 यानी हाफ. देखो ये हो गया बच्चे. अब बताओ B is the event that die shows number less than 4. तो इसमें हम क्या लिखेंगे बताओ, 1, 2, 3. अब यहां देखो आयुष गुप्ता, देखो क्या ये एग्जॉस्टिव सेट है? नहीं, क्या ये एक्सक्लूसिव सेट है? इक्वली लाइकली. उसको छोड़ दो, इक्वली लाइकली है वो बात का बात है, हमको अभी ये दोनों से मतलब है. तो क्या हम A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी 1 लिख सकते हैं? नहीं ना. तो ये इवेंट ना के ऊपर ना डिपेंड करता है. तो A एंड B दे आर नाइदर एग्जॉस्टिव नॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. समझ में आया बात? तो वो तुमको खुद जज करना है कि ये क्या होगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B देखो ये भी हाफ हुआ. अब देखो A एंड B क्या हुआ बताओ. तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है बताओ, 1 and 3. तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B विल बी हाउ मच, 2/6, 1/3. अब ध्यान से देखो, मैंने पूछा है कि द डाई शोज एन ऑड नंबर, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है. देखो और A और B ऑकर्स, मतलब मैंने तुमसे यही ना पूछा है. देखो दिस इज व्हाट आई हैव आस्क्ड. तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. देखो दिस इज व्हाट आई राइट. तो ये कितना हुआ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हाफ प्लस हाफ माइनस ऑफ 1/3. तो ये हो गया 2/3. Yes, sir. तो देखो यहां ना तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था ना एग्जॉस्टिव था. ठीक है, समझ में आया बात? तो देखो मैंने जनरल केस यूज किया. अब एक दूसरा एग्जांपल लो. रेडी? Yes, sir. लिखो, A speaks truth. A speaks truth in 80% of the cases, while B speaks truth in 60% of the cases. Find the probability that at least one of them speaks truth. ठीक है, तो देखो एटलीस्ट वन जैसे ही बोला मतलब सॉरी, एटलीस्ट वन ऑफ देम जैसे ही बोला मतलब कौन सा चीज चाहिए हमको, A और B. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यहां पे क्या है, 80% ऑफ द केसेस यानी 8/10, दैट इज 4/5 कह सकते हैं. Probability of B is 6/10 यानी 3/5. देखो these are the individual probabilities of the two persons. हाँ Yes, ना sir. कुछ तो बोला. हाँ जी, तो अब ये बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं दोनों विटनेस? इंडिपेंडेंट है. तो एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी ये वाला हम यूज करेंगे, बोलो. यस सर.
तो probability that at least one of them speaks truth, it will be in fact 4/5 plus 3/5 minus of 4/5 into 3/5. क्यों? Yes, sir. कितना हुआ बताओ? 23/25 35 minus 12/25 by यानी 23 by कितना होगा? 23 by 23/25. देखो at least one of them will speak the truth. तब समझ में आया कि ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सिनेरियो बदलता है, याद रखो, ठीक है? इक्वेशन ये जनरल है। Yes, हम अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि तभी क्लियरिटी आएगा। तो पहला इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट इवेंट एट लीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स। yes, sir. समझ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. मिटाया जाए इससे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम इंडिविजुअली एक एक नहीं लिखेंगे, तुम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना, ठीक है? ये जैसे मैंने दिखाया था ना कि इट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट इट विल चेंज इक्वेशन, तो वो सब में चेंज होता है, ठीक है? देखो, अब अगर मैंने कहता है कि ओनली ए ऑकर्स, ठीक है? ओनली ए ऑकर्स, तो ए और बी दो इवेंट है, उसमें से मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ए ऑकर करना चाहिए। जैसे अभी डाई वाला ही केस था, तो ओनली ए ऑकर्स मतलब ऑड नंबर भी आया, राइट? लेकिन नंबर लेस देन 4 नहीं होना चाहिए। तो ले दे के एक ही कहानी बचता है ना यहां पे। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं a माइनस बी, Yes, sir. ठीक है? और एक और चीज लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो कह सकते हैं। मतलब a हुआ लेकिन b नहीं हुआ, तो आइदर दिस और दिस, देखो ऐसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। A intersection B complement मतलब जो B में नहीं हुआ लेकिन A में हुआ। हाँ, देखो, ठीक। हाँ, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ b नहीं हुआ, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, समझ गए। A occurs and B does not occur. That is what it means. तो तो when I mathematically- सेमी सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन है वो आएगा ना बस ये ये वाला। देखो A B, ये हो गया A इंटरसेक्शन B, तो खाली ये वाला पार्ट, बस इतना। Yes. ये देखो, यस, ठीक है सर। देखो ये वाला पार्ट, तो दिस पार्ट सिग्निफाइज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A माइनस B। तब जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B विल बी हाउ मच? A में से A इंटरसेक्शन B को अगर हम घटा देते हैं, देखो ये कॉमन रीजन, तो आई एम लेफ्ट विथ माई रिक्वायर्ड रीजन, अच्छा, हाँ या ना? तो अब इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ओके? तो देखो दिस विल बी इन फैक्ट बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and this becomes probability of A and B. क्यों? So the probability that only A occurs is nothing but probability of occurrence of A minus probability of occurrence of A and B. देखो क्या ये कह सकते हैं बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. देखो सिंपल क्वेश्चन में तो तुम फिर भी लिखो के कर लोगे, लेकिन ये सब जरूरत पड़ता है टैक्टिकली करने का जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है? तीसरा सिमिलर है, इसे लिख दे रहे हैं, ओनली बी ऑकर्स। तो अब तुम लोग बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? क्या ये बी माइनस लिख सकते हैं या दूसरा क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब वेन डायग्राम में ये कौन से रीजन को सिग्निफाई करेगा बताओ? जो बी वाला पोर्शन है मैच नहीं कर रहा है, बस वो वाला। देखो ए बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो विल इट बी दिस पर्टिकुलर रीजन, यस और नो?
यस देखो यही वाला ना होगा। तो अब ये वाला अगर रीजियन है तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए क्या लिखेंगे बोलो। इतना सोचोगे तो कैसे होगा, फटाफट ना बोलोगे। बी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। यस सर अब इसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, probability of b minus a will be probability of b minus probability of a and b। देखो ऐसा कहेंगे, हाँ या ना। समझ में आया बात। अभी जो विटनेस वाला क्वेश्चन लिया था, तो अब अगर मैं उसमें जस्ट एक ऐसे ऐड कर देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए स्पीक्स ट्रूथ, तो क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 4/5, उसमें से दोनों एक साथ सच बोलता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। यस सर। समझ में आ रहा बात। यस सर। सर क्या बोले अभी फिर से रिपीट करिए, किस कंडीशन के लिए क्या बोल रहे हैं आप? देखो अभी एक क्वेश्चन लिया था ना जिसमें बोला था कि ए स्पीक्स ट्रूथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ इज 80% एंड दैट ऑफ बी इज 60%। यस सर। तो सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइल स्टेटिंग और व्हाइल नरेटिंग एन इवेंट ओनली ए स्पीक्स ट्रूथ बी डज नॉट, तो उस केस में क्या लगाएंगे, यही ना लगाएंगे। यस सर अच्छा ठीक है। या अगर पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली बी स्पीक्स ट्रूथ, तब ये लगाएंगे। यस सर। या अगर मैं ऐसे पूछूं, अब देखो अगला चौथा स्टेटमेंट पहले बता रहा हूं, ठीक है, एटलीस्ट दो और बताते हैं फिर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। रेडी, यस बेटा। सर लिख लिया। ये हो गया तो यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। देखो अब हम ऐसे कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, ठीक है, मतलब दोनों में से ठीक एक ही ऑकर करना चाहिए, दोनों ने। तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, राइट, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। और ये सिग्निफाई करेगा, देखो ये वाला रीजन, देखो दिस इज द रीजन। तो अब यहां पे देखो हम क्या लिखेंगे, देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो शेडेड रीजन जो है कैसे लिखोगे बताओ, एन ए मतलब ये टोटल काउंट किया, एन बी टोटल काउंट किया, तो ये वाला दो बार काउंट हुआ कि नहीं। यस सर -2 टाइम्स एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन में। तो एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो क्या ये लिख सकते हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, एनएस से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ओके। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखो क्या ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। तो ये क्या देता है बताओ, this gives you the probability of occurrence of exactly one of A or B amongst both of them. देखो, did you understand this? हाँ ना, कुछ तो बोला यार। यस सर। अच्छा सब लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। देखो प्रोबेबिलिटी में रट्टा मारने का कुछ, हार्ड सब्जेक्ट है ना। तुम्हें ना बोला था कि 12th तक का पूरा सिलेबस पढ़ा देना है। अभी तो डेफिनेशन हम दे रहे हैं, सीख रहे हो। एक अभी हम मिनट। लोग डेफिनेशन पार्ट में ही ना है बच्चे।
सर प्रोबेबिलिटी 12th में पढ़ाया जाता है। जनरली तो हम 12th में ही पढ़ाते हैं, लेकिन अब तुम लोग का 11th में थोड़ा सा सिलेबस है, तो उसको नहीं जानोगे तो फिर उसमें समस्या है। ठीक है सर, पढ़ाओ। देखो, नाइदर ए नॉर बी ऑकर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। देखो, हो गया ए और बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। दिस इज व्हाट इट मींस। यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ पार्ट। बिल्कुल सही। तो वेन डायग्राम से अगर दिखाते हैं तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये पूरा बाहर वाला पार्ट यही ना आएगा। यस सर। अब ये पार्ट क्या है बताओ? देखो, ये तुम्हारा एंटायर सैंपल स्पेस है, राइट? तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए यूनियन बी, दोनों को मिला दो तो क्या ये सैंपल स्पेस देता है? इसको अगर हम डिवाइड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो, क्या ये लिख सकते हो डायरेक्ट? हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। यस सर। अब एक आधा एलिमेंट्री क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, हाँ लिख लो। अभी इसमें और भी टाइप्स आएगा। अभी मैंने पहला सिर्फ 2 ही इवेंट तक लिया है, ठीक है? 3 पे भी आएंगे, बट थोड़ा चीजों को और सीखने के बाद। रेडी? यस सर। लिखो, from a well shuffled pack of 52 cards, from a well shuffled pack of 52 cards, one card is drawn at random. One card is drawn at random. Find the probability that the card is either a spade or an honors card. ठीक है? पहला पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है? स्पेड और ऑनर्स कार्ड। दूसरा लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the card is neither hearts nor a face card। ठीक है? देखो, ये लास्ट वाला, neither hearts
nor face card. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये था पहला. A natural number x is chosen at random. A natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. ठीक है. Then what is the probability that it will satisfy the inequality x plus 100 by x greater than 50? तीसरा क्वेश्चन भी सिमिलर है. चलो पहले यही करो, यही 3 क्वेश्चन ट्राई करो, मैं बताऊं कि तुम लोग करोगे. कोशिश कर रहे हैं सर. देखो इवेंट क्लियरली डिफाइन करना. देखो सर ये लेट एस बी ऑनर वाला जो बोल रहे हैं वो वही ना जो क्लब जो होता है. क्लब जो होता है मतलब नहीं, एस जैक क्वीन और किंग होता है वो हर सेट में एक एक. एस जैक क्वीन और किंग एक हिट होता है थोड़ी होता है, 4 होता है. वही मतलब हर सेट में एक, वही मतलब हर 4 सेट होते हैं. वही स्पेड हार्ट्स डायमंड्स क्लब्स में. ये किसको ना ऑनर्स कार्ड बोलते हैं. ठीक है. देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है. रट्टा मारने का गलती तो एकदम नहीं करना. सर मॉरली समझ. बीच में थोड़ा क्या? अटक, बीच में वैसा नेटवर्क अटक रहा था. वो पहला वाला बता देंगे क्वेश्चन क्या मतलब. फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 का मतलब फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 52 में से. कार्ड्स, one card is drawn at random. ठीक है. Okay, sir. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन मैंने पूछा. द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड और ऑनर्स कार्ड. ठीक है. सेकंड में बोला नाइदर हार्ट्स नॉर फेस कार्ड. दोनों के ऊपर दो दो एक एक क्वेश्चन दिया मैंने. तुम करो. हम सर ये लास्ट वाला में प्रोबेबिलिटी है ना पता करना है. इनइक्वल. यस सर. सर पहला का आंसर 27/52 है क्या? अभी हम देखते हैं, रुको. तुम करो पूरा पहले. सर ये थर्ड वन का क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ना पता करना.
probability that this inequality will be true, ये inequality hold करे उसका probability कितना है? अच्छा अच्छा ठीक है सर। समझे? हाँ सर। सर तो लास्ट का सर 13/50 होगा। देखते हैं हम, रुको ना, एक मिनट करने दो सबको। हाँ सर, लास्ट वाले का 13/50 होगा ना। देखो सैंपल स्पेस, सर सैंपल स्पेस क्योंकि निकाल लिया इनइक्वालिटी से कितना पॉसिबल इवेंट्स है टोटल सैंपल स्पेस से। नहीं, कितना फेवर कर रहा है ये निकाले हो ना? हाँ वही पॉसिबल इवेंट्स, मतलब वही फेवर ही कर रहा है। तुम एकदम एंड से चालू किए हो। नहीं सर, पहला बना लिया फिर थर्ड वाला बनाया, सेकंड वाला बनाने जा रहा है। देखो स्पेड कितने होते हैं ये बताओ। लेट एस बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ओके। 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो गया 13/52, यस करेक्ट? सर। अच्छा, एच बी द इवेंट दैट कार्ड इज हार्ट्स, इज सॉरी ऑनर्स कार्ड। तो ऑनर्स कार्ड कितने होते हैं बताओ? 16। करेक्ट, 16/52। अब S एंड H का मतलब क्या हुआ? स्पेड का ऑनर्स कार्ड। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S एंड H कितना होगा? 4/52 होगा। तो मैंने बोला आइदर इट इज अ स्पेड और इट इज एन ऑनर्स कार्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन H, यही ना पूछा है? यस सर। तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S एंड H, यही ना लिखोगे? तो बताओ ये कितना हुआ? अब तो सिंपल कैलकुलेशन, राइट? सर वही 25/52 ही आया। तो 25/52, यस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये ना मतलब ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट पता चल रहा था ना कि उसमें 13 है, इसमें 4 और ऐड कर दी 25/52। अच्छा, इस केस में पता चल जा रहा है, लेकिन मतलब वही। जैसे ही थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तब उस तुम क्लियरली अगर नहीं लिखोगे तब दिक्कत है। यस सर। और इसीलिए इसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं। सेकंड का 15/26 आया है। देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। पहला वाला फर्स्ट पार्ट लिख लियो सब लोग। मिटा दिया सर। अब देखो इसमें भी इवेंट्स को ऐसे ही क्लियर कट डिफाइन करोगे, ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई गड़बड़ ना हो। तो देखो H बी द इवेंट दैट द कार्ड इज हार्ट्स, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H भी कितना होगा? 13/52 होगा कि नहीं?
और F be the event that card is a face card. यस सर। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ? टोटल 12 होते हैं। 12, करेक्ट। तो 12 बाई 52, क्योंकि फेस बना होता है किंग क्वीन जैक पे। यस सर। अब देखो F एंड H कितना होगा, यानी फेस कार्ड ऑफ हार्ट्स 3। इन 3, तो 3 बाई 52। तो पहले तुम निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ H और F। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड H, ये ना होगा। यस सर। और ये जोड़ के कितना हुआ देखो, 22 बाई 52, यस सर। यानी 11 बाई 26। यस सर। तो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यस सर, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H और F, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 11 बाई 26, यानी कितना हो गया ये 15 बाई 26 वही आया है। देखो यस ये आता है। सर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। देखो इसमें कोई गड़बड़ नहीं ना? नो सर। नो सर। Okay. Should I rub this one? Right side? यस सर। अब यहां ध्यान दो, X is a natural number selected from the first 100 natural numbers. तो देखो इसमें सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या हो गया, 100 हो गया कि नहीं? Yes. क्यों 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स लेना है। अब इस इनइक्वालिटी को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 50x प्लस 100 डिवाइडेड बाय x, दिस शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट? ये ना आता है? आता है सर। अब इसका रूट्स जरा निकालो। तो देखो 50 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 50 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 2, ये लिखेंगे। लिखेंगे। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ गया, 25 प्लस माइनस 21 आएगा। रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? 25 प्लस 5 माइनस 5 इंटू रूट 21। 5 रूट 21। अब बताओ रूट 21 अप्रोक्सीमेटली कितना है? 4.5। हाँ 4 पॉइंट। तो 4.5 इंटू 5 कितना हुआ? 22.5। 22.5। तो देखो 25 प्लस 22.5, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं x माइनस 47.5 अप्रोक्सीमेटली और x माइनस 2.5 लिख सकते हैं बाय x पॉजिटिव। यस। तो देखो 2.5 और 47.5, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होगा। यस। अब बताओ यहां पे नेचुरल नंबर्स क्या आएगा, 1 2, देखो 2 नेचुरल नंबर यहां पे आया। यस सर। वहां पे और यहाँ पे 48 49 से शुरू करके कहां तक आएगा, 100 तक। हाँ सर, वहां पे 53 होगा। तो 53 प्लस 2 55। तो केसेस फेवरिंग योर इवेंट क्या हुआ देखो, 1 2 48 49 से लेकर 100 तक, देखो ये केसेस फेवरिंग द इवेंट हुआ। यस सर। ये तुम्हारा इवेंट सेट हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट सेट कितना हुआ, 55। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट ई इज हाउ मच, 55 by 100, यस सर। 11 by यानी 20। 11, करेक्ट? देखो आसान है कि नहीं? बहुत ही। देखो आखिरी वाला भी ऐसे ही करना है। हाँ सर, वो देखो ये हमेशा पॉजिटिव है। यस सर, वो तो आ भी गया। यस सर।
आंसर भी आ बी, गया। ये कितना आता है बताओ? 13/50 आया आंसर। 13, ये देखो x माइनस 20, हाँ क्यों हाँ वो डिवाइडेड बाय, यस सर। तो देखो 10, 15 और 20, देखो ये तीन जगह साइन चेंज हो रहा है, होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो आइदर इट शुड बी लेस देन 10, यस सर। तो लेस देन 10 में कितने टीचर्स है? 9 9 1 2 3 4 9। और 15 से 20 के बीच में कितना आया? 4 16, 17, 18, 19, यस सर 4 तो 4। तो देखो 9 और 4 13 हो गया, तो 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ योर विल बी 13/50। होगा सर। बढ़िया है। तो यहां तक समझ में आया? यस सर क्लियर है सर। अब एक काम करना, सबसे पहले तुम अपने स्कूल के बुक का क्वेश्चंस करो।